अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये तुम क्या कह रही हो? मुतसिम ने दूसरी तरफ फोन कॉल पर मौजूद शख्स पर चीखते हुए कहा, उसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, मुतसिम अंकल, और उससे शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ इत्मीनान से जवाब मिला, उसीरम, मेरी बेटी तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती है। आपने उसके दिल में जानकर देखा है? नहीं देखा, और ना ही मुझे देखना है, चाहे नूर किसमें मर्जी शामिल हो या नहीं। लेकिन मैं उसकी शादी तुमसे हरगिज नहीं करूंगा। उसके कहने पर उसीरम के लबों पर तनसिया मुस्कुराहट बिखरी। क्यों? शायद इसलिए कि मेरी जिंदगी और मौत का भरोसा नहीं है। हाँ, इसीलिए। 2 दिन पहले तुम पर हमला हुआ था, किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। पहली बात, जिन्होंने हमला किया था वो पुलिस की गिरफ्त में है, जल्दी मुंह भी खोल देंगे ये किसने करवाया। और दूसरी बात, आप खुद ही कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में होती है, तो फिर आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? उसीरम, तुम मेरे लिए अहम हो, लेकिन मेरी बेटी से ज्यादा नहीं हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी उसका निकाह कर दूंगा, लेकिन तुमसे नहीं। उसने तो हमर बड़े लहजे में कहा। शायद नरमी से कहने पर उस सीरम पीछे हट जाता। उसकी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं आएगा। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की भी तो मैं नूर को उठाने में भी देर नहीं करूंगा। बेहतर है राजी हो जाए। दादा जान को आपके पास भेजूंगा। आपका जवाब हाँ में ही होना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि मैं वहां नहीं हूँ तो मुझे किसी बात का इल्म नहीं है, तो ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। बेहतर है मेरी बात माने, वरना उसीरम अली खान कैसा है यह आप बेहतर जानते हैं। वो काल काट चुका था, लेकिन मुतसिम का दिमाग पास उसकी कही हुई बातें सोच रहा था। मैं तुमसे नकार नहीं करूंगी, सोच लो। पहले ही तुम्हारी गलती की सजा ये भुगत रही है, मैं उससे आगे भी बढ़ सकता हूँ जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तो बेहतर है कि मेरी बात मान लो। इजाजत मांगूंगा उनसे सबसे, अगर मिल गए तो ठीक, नहीं तो तुम्हें घर से उठाने में देर नहीं करूंगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसे माजी की यादों को ज़हन में झटका। नहीं नहीं नहीं, मैं नूर की शादी उस सीरम से नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। उसने गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। क्या बात है, मेरी बीवी को आहट मेरा ख्याल आ ही गया। उसके कमरे में दाल होते ही शामीन उसे देखते हुए कहा। उस वक्त वो कमरे में मौजूद स्टडी टेबल पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। जी, कसवा आंटी बता रही थी आप थके हुए थे। मैंने आपके कमरे की लाइट ऑन देखी तो आपके लिए कॉफी ले आई। हाँ, जरूरत तो मुझे वाकई में थी। उसके हाथ से कॉफी लेकर शामी ने उसे अपने गोद पे मिठाया, लेकिन कॉफी के नहीं, अपनी बीवी के। शामी, ये क्या हरकत है? हयात ने उसके गोद से उठना चाहा, जिसे नाकाम बनाते हुए उसने अपनी गिफ्ट साथ कर दी। गहरी नजरों से उसका घबराया हुआ रूप देख रहा था। ये प्यार है मेरी जान, शामी ने प्यार से उसके थोड़े को छूते हुए कहा, और बारी बारी उसके दोनों गालों पर अपने लप रख दिए। छोड़े मुझे, मैं सिर्फ आपको काफी दुनिया थी। नहीं छोड़ा, मुझे बहुत थकन हो रही है और इस वक्त मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। तो आप सो जाएं। हयात ने उसकी पूरी बात सुने बगैर जल्दी से कह दिया, और मुझे अपनी बीवी के साथ सोना है। नहीं, मुझे अपने कमरे में जाना है, छोड़े मुझे। उसका हाथ पकड़कर शामिर ने जबरदस्ती अपने साथ बैठाया। शामिर, छोड़े मुझे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? कुछ भी नहीं सोचेगा। शामिर प्लीज। हयात, अब तुम्हारी एक भी आवाज ना आए तो मैं तुम्हारी बोलती अपने तरीके से बंद कर दूंगा। फिर मुझसे कोई शिकायत मत करना। उसकी बात का मतलब समझते हयात ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन यह नसीहत उसे मिल गई थी कि आइंदा शामी के कमरे में वो नहीं आएगी, खास तौर पर रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। गुड गर्ल। उसकी खामोशी देखकर शामी ने मुस्कुराते उसके माथे पर अपने लब रखे और उसे हंसा में लेकर आंखें बंद कर ली। और उसके बाद हयात बस उसके सोने का इंतजार करने लगी ताकि उसके सोते ही वहां से चली जाए। एक और बात, मैं सो भी जाऊं तो भी यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना है। अगर तुम यहाँ से चली गई ना हयात, तो अच्छा नहीं होगा। उसके नींद में जाने से पहले हयात ने यह उसकी आखिरी बात सुनी थी, और उसे यही लगा था कि इस वक्त वो नींद में ये बात कह रहा है। उसके सोते ही हयात नरमी से उसके हसार से निकली और आहिस्ता से कदम उठाते हुए कमरे से बाहर चली गई। आंख खुलते ही उसने नींद से बड़ी हुई आंखें लिए हुए इधर उधर देखा और नजर अपने वजूद पर गई। इस वक्त उसे सिर्फ जरियाम की व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसे देखते ही रात का हर मर्द किसी फिल्म की तरह ज़हन के पर्दे पर चलने लगा, और शर्माते हुए उसने बैठ के दूसरी जन्म देखा जो हाली था। जरियाम वहां पर नहीं था। और ये सूरज आते ही वो जल्दी से उठी, लेकिन फिर सुकून का सांस लिया। डार्क ब्लू कलर की कमीज सलवार पहने इस वक्त वो जाए नमाज पर बैठा, वो आंखें मूंदे दुआएं मांग रहा था, और हुरैब को इस वक्त दुनिया का सबसे हसीन मर्द लग रहा था। मैं तो मिल गई, फिर दुआ में क्या मांगे थे? उसके चेहरे पर हाथ फेरते ही हुरैब ने कहा, जिस पर जरियाम उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। जिंदगी भर तुम्हारे साथ की दुआ मांग रहा हूँ। जाए नमाज तय करके उसे सर पर रखी। उठ गई हो तब फिर नमाज पढ़ लो। मैं नमाज नहीं पढ़ती।
کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ میں پہلے بہت نمازیں پڑھتی تھی، بہت دعائیں کرتی تھی کہ میرے حالات بدل جائیں، ہم اس گندی جگہ سے نکل جائیں، میرے ماں کو اس کے بھائی معاف کر دیں، ہر کوئی مجھے گندی نظر سے دیکھتا تھا۔ میں چاہتی تھی جو لوگ مجھ پر گندی نظر رکھتے ہیں وہ ایسا نہ کرے، مجھے چوری نہیں پسند تھی، میں چاہتی تھی زندگی میں کوئی ایسا معجزہ ہو جائے جس سے میں یہ غلط کام چھوڑ دوں، پر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا۔ اسے خود بھی پتا نہیں چلا تھا کب آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ نکلے۔ حریف، ہماری دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کے گال پر بکھرے ہوئے آنسو صاف کر کے زریام نے نرم لہجے میں کہا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کا بھی اس صحیح وقت آنے پر وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ تمہاری ساری دعائیں قبول ہو چکی ہیں کیونکہ ان کی قبولیت کا وقت اب مقرر تھا۔ جب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی تو تم نے دعا مانگنا چھوڑ دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی، لیکن اب جب تک قبول ہو چکی ہے تو کیا تم خدا کا شکر ادا کیا؟ اس کے کہنے پر حورا نے شرمندگی سے اپنا سر جھکایا، اس طرح اس کا دھیان کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، جلدی سے اٹھو، جا کر نماز پڑھو، اسے پہلے کہ فجر کا وقت نکل جائے، نماز پڑھو تاکہ تمہیں جنت ملے۔ اس کے کہنے پر حریف نے مسکراتے ہوئے اس کے گردن پہ اپنی باہیں ڈال دی، مجھے میری جنت دنیا میں ہی مل چکی ہے، مجھے بھی میرا سکون دنیا میں مل چکا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ سکون جنت بھی میرے ساتھ ہو۔ زریام نے اس کی تھوڑی کو چھوا، اسے اٹھنے کا اشارہ کیا، اپنا سر ہلا کر حریف نے خود پر سے کمل ہٹایا اور اس کے ایسا کرتے زریام کی نظریں بے ساتھ اس کے سفید پاؤں کی طرف اٹھی۔ اس نے اس وقت زریام کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو اس کے گھٹنوں تک کاٹی، جبکہ نیچلے کا حصہ باقی کچھ نہ پہننے کے بعد صاف دکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر زریام نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اگر وہ اس وقت نماز کے لیے نہیں جا رہی ہوتی تو اتنا ضبط کر کے وہ کبھی نہ بیٹھا ہوتا۔ اس کے جاتے زریام نے اپنی آنکھیں کھولی، جب چند سیکنڈز بعد وہ پھر سے اس کے سامنے اسی حلیے میں آ کر کھڑی ہوگی، اس بار جیسے زریام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زریام نے جھٹکے سے اسے اپنی گود میں اٹھایا، جانتا ہوں ان کپڑوں میں تم انگلش مووی کی ہیروئن لگ رہی ہو، لیکن میرے سامنے آ کر کیوں میرے جذبات جگا رہی ہو؟ وہ میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر زریام نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بنا اس کی طرف دیکھے وارڈروب میں سے ایک سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ جب تک وہ کپڑے نہیں بدل لیتے تب تک زریام شاہ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا تھا، یہ تو طے تھا۔ لیکن یہ میرا تو نہیں ہے۔ زریام نے اپنا بیگ گاڑی میں ہی پہلے ہی رکھوا لیا تھا، اس لیے اس کا سامان اس وقت اس کے پاس موجود تھا، لیکن حریف کا بیگ ابھی تک اینا کے گھر پر تھا، اس لیے زریام نے اسے اپنا سوٹ نکال کر دیا۔ اپنا طے کیا ہوا ارادہ توڑ کر اس کی طرف مڑا، اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ ایک منٹ حریف، ایک منٹ سے پہلے یہ سوٹ بدل کر آؤ، ورنہ یہ جو سوٹ دے رہا ہوں نا یہ بھی نہیں دوں گا، اور یہ جو میری شرٹ تم نے پہنی ہوئی ہے نا یہ بھی لے لوں گا۔ زریام کے چھوڑتے ہوئے بنا کچھ کے واش روم کی طرف بھاگے تھے، کیونکہ اسے ایسی ہی بات ہی ایسی کی تھی جہاں پر کھڑی ہو کر وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے بھاگنے کی سپیڈ دیکھ کر کمرے میں زریام کا کہکا گونجا، متسم، تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے؟ جتنا میں اس کو جانتا ہوں اس سے وہ مجھے اچھا ہی لگا، اور تم تو اس سے مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہو۔ اس کی پوری بات سنتے عالم نے اپنی رائے دی، جس سے اسیم نے بھی اتفاق کیا۔ عالم، میں اسیرم اور نور کی شادی کبھی نہیں کروں گا، بلکہ اسیرم کے آنے سے پہلے نور کا نکاح ہی کروا دوں گا۔ اس کے کہنے پر اسیم اور عالم نے حیرت سے اس طرف دیکھا، جبکہ ان کے حیرت سے دیکھنے پر وہ انہیں اسیرم کی کہیں بھی بات نہیں بتا سکا۔ اس بات کی پریشانی نہیں تھی کہ اسیرم نے نور کو اٹھانے کی بات کی تھی، اسے اس بات کی فکر تھی کہیں وہ سچ میں ایسا نہ کر دے، اور اگر وہ ایسا کر بھی سکتا تھا کیونکہ ماضی میں اس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا، اور یہی ایک ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ متسم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نہیں کرنی اسیرم سے شادی تو انکار کر دو، اتنا بڑا فیصلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسیم کے کہنے پر اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا، نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اچھا، پھر تو لڑکا بھی تم نے ڈھونڈ لیا ہوگا۔ عالم کے کہنے پر متسم نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، آہان۔ متسم، آہان نور سے چھوٹا ہے۔ عالم، چند مہینے کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا، میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم تو نور کی شادی کا اتنا اہم فیصلہ اتنی جلدی کیوں لے رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں میں تمہاری اس فیصلے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ عالم ٹھیک کہہ رہا ہے متسم، یہ فیصلے جلد بازی کے نہیں ہوتے، بھلے جلد بازی میں یہ فیصلہ لیا لیکن سوچ سمجھ کے لیا ہے۔ میں آہان سے خود بات کروں گا۔ کرو، بالکل کرو، آہان سے بھی کرو، نور سے بھی کرو، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں متسم، اگر ان دونوں میں سے کسی نے بھی انکار کیا تو میں ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ عالم کے جانے کے بعد اسیم نے اسے مخاطب کیا، متسم، کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کری ہے تو کہو، تم کبھی بھی اپنے فیصلے اس طرح سے نہیں لیتی ہو، پلیز شیئر کرو۔ نہیں اسیم، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر وہ مطمئن تو نہیں ہوا تھا، لیکن کوئی اور بات کرنا فضول تھا کیونکہ متسم نے کچھ بتانا نہیں تھا۔
ट्रे हाथ में थामे वो कमरे में दाल हुई थी। कल रात के बाद से उसका शामिर के कमरे पर जाने का कोई इरादा न था, लेकिन कस्बा के जोर देने पर इसके लिए नाश्ता लाई थी, क्योंकि आज उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए जल्दी से उसका नाश्ता तैयार करवा के कस्मन ने उसके कमरे में भिजवा दिया। शामिर, नाश्ता खा लें। उसने ट्रे टेबल पर रखकर शामिर से कहा, जो अब अपने आप बाल बना रहा था। बाल बनाने के बाद उसने अपना जरूरी सामान उठाया और कमरे से जाने लगा, जब हयात ने फिर से उसे पुकारा। उसे यही लगा था पहले कई बात शामिर ने सुनी नहीं थी। शामिर, नाश्ता खा लें, भूख नहीं है मुझे। लेकिन आप बिना नाश्ते के कैसे जा सकते हैं? हयात के कहने पर शामिर ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। एक दिन अगर नाश्ता नहीं करूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। उसका लहजा रूडली था और आज हयात ने पहली बार उसका ऐसा लहजा सुन रही थी। अपने लिए तो कम से कम उसने पहली बार ही सुना था। उससे पहले कब कुछ कहती वो बिना उसकी सुनने वहां से जा चुका था और हयात नम आंखों से बस उसकी पुश को देखती रही। वह उससे इस तरह बात क्यों कर गया था? नमाज पढ़कर वो कमरे से बाहर निकलकर जरियाम को ढूंढने लगी, जो किचन में मौजूद था। आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किए पर नजरें झुकाए तेजी से हाथ चलाता वो अपना काम कर रहा था। तुम क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुनकर जरियाम ने चिरा उठाकर उसकी तरफ देखा और उसको देते ही मुच्छू तले अनाबी लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इस वक्त उनसे जरियाम का ठाड़ ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ था और ये नई बात ना थी। शादी से पहले वो इसी तरह के कपड़े पहनती थी। बस फर्क इतना था कि पहले वो कपड़े उसके साइज के होते थे, लेकिन ये सूट उसके लिए बड़ा था। उसकी कमीज हुराबी घुटनों से भी काफी नीचे जा रही थी और लंबी आस्तीनों को उसने फोल्ड किया हुआ था और नीचे उसने जरियाम का ट्राउजर पहना हुआ था, जिसे मोड़कर उसने अपने पहनने काबिल बनाया हुआ था। तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा था, आज तुम जरियाम शाह के हाथों का नाश्ता करो। तुम्हें खाना बनाना आता है? बिल्कुल, मैं पढ़ाई की वजह से शहर में रहता था, इसलिए किसी को तकलीफ देना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए छोटे मोटे काम तो मैंने खुद ही सीख लिए। हुरैब गौर से उसके मर्दाना हाथों को देखे थे, जो तेज से चलते हुए अंडा फेंट रहे थे। मुझे खाना बनाना नहीं आता, जब भी बनाना होता था अम्मा ही बनाती थी। उसके लहजे में अफसोस छा गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। फिलहाल तो बाकी का काम हो चुका है, बस ये रहता है, यही बना लेते हैं। हुरैब को अपने सामने खड़ा करके उसने बाउल उसके थमाया और उसका हाथ पकड़कर बाउल से अंडा फ्राइंग पैन में डालने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हुरैब का हाथ पकड़कर एहतियात से अंडे को पलटा और इसी तरह से अच्छी तरह से फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया। हाय अल्लाह, ये मैंने बनाया है। वो प्लेट में रखे हुए अंडे को खुशी से देख रही थी, क्योंकि उसने बनाया था। जरियाम ने सब्जियां चॉप करके उसमें डाली थी और उसने कौन कौन सी सब्जी डाली थी ये उसे नहीं पता था। उसे बस यही पता था कि उसने पहली बार कुछ बनाया है। वो बच्चों की तरह खुश थी और जरियाम उसको देखकर खुश हो रहा था। बड़े बाबा, क्या हो गया है आपको? नूर बहन न मेरी, उसके बारे में ऐसी कोई बात मैं सोच भी नहीं सकता। उसकी बात सुनते ही आहान ने चीखा कहा, सगी बहन नहीं है आहान। हाँ, सगी बहन नहीं है, सगी से भी बढ़कर है। मैं मर कभी नूर के बारे में ऐसी कोई बात सोच भी नहीं सकता हूँ। आहान, तुम मेरे फैसले से इनकार कर रही हो? बड़े बाबा, आपका हर फैसला मंजूर है, सिवाय इसके, प्लीज समझने की कोशिश करें। वो उसे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुतसिम बिना उसकी बात सुनने में काल काट चुका था, जबकि आहान अब फिक्रमंदी से उसकी बातें याद करके इधर उधर टहल रहा था। ये बात मुतसिम ने क्यों कही और इस तरह की बात उसके ज़हन में आ कैसे गई? चेहरे पर हाथ रखे वो अपनी सोचों में गुम थे। जब अपने करीब सोफे पर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने गर्दन मोड़कर देखा। वहां पर उसीम आकर बैठा हुआ था, जो कि सवालिया नजर से उसे देख रहा था। किन सोचों में गुम हो चंदा? मैं उदास हूँ बाबा साईं। मुंह बसोड़कर उसने अपना सर उसीम के कांधे पर रखा। निकाह के बाद उसीम ने उसे कहा था कि वो आपसे कस्बा को अम्मा साईं और उसे बाबा साईं बुलाया करेंगे। क्यों उदास हो? उसीम के कुछ कहने से पहले ही कस्बा क्या उठी, जो उसकी बात सुनकर वहां आए थे। वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मैं सुबह नाश्ता भी लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं खाया और ऊपर से इतना रूडली बात की है मुझसे। ऐसी बात है तो आने दो से, मैं देखता हूँ। और 2 दिन होने हुए नहीं है कहाँ पर जाते हुए और नहरे देखो साहबजादे के। उसीम के कहने पर हयात ने परेशान से चेहरा उठाकर उसको देखा। नहीं, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, वरना वो समझेंगे मैंने उनकी शिकायत लगाई है। उसके कहने पर उसीम और कस्मा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। शिकायत तो वो लगा ही चुके थे। अच्छा नहीं कहते, लेकिन हयात मैं बता रही हूँ, तुमने ऐसी कोई बात या हरकत की होगी जिसकी वजह से तुमसे नाराज हो गया होगा। वो कम ही किसी से नाराज होता है। कस्बा के कहने पर उसे रात वाली बात याद आ गई। एक और बात, मैं सो भी जाऊं तो भी यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना है। अगर तुम यहाँ से चली गई ना हयात, तो अच्छा नहीं होगा। उसे तो यही लगा था कि वो नींद में यह सब कह रहा था, लेकिन वो नींद में नहीं कह रहा था। और अब शायद इसी बात पर वो उससे नाराज हो चुका था और रात को उसके कमरे से क्यों चले गए।
अब मैं क्या करूं? उसे परेशानी से उन दोनों को देखा। शामिर उससे नाराज हो चुका था। अब उससे मनाती कैसे? अब उसे मनाओ, वो ज्यादा देर तक किसी से नाराज नहीं रह सकता। क्या किया है तुमने? अपना फैला हुआ सामान एक तरफ रखकर वो माहिम की तरफ मतवजह हुआ। वो मैंने अपने दोस्तों से कह दिया कि मेरा निकाह आपसे हुआ है। निकाह पर मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया था, तो सबको लगा मैं सच कह रही हूँ। उसने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर माहिर तो जैसे सदमे ही जा चुका था। क्या? मेरा नाम क्यों लिया? वो मुझे साहिर मतलब के साहिर के नाम से छेड़ती थी जब मैंने उन्हें यह बताती थी कि वो मुझे डांटते पर गुस्सा करते हैं, और इसलिए गुस्से में एक बार मैंने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन साहिर से निकाह नहीं करूंगी। और अब अगर कहती कि जिंदा हूँ और इसी साहिर से निकाह किया है तो मेरा कितना मजाक बनता। बस इसलिए आपका नाम ले लिया और अब वो आपसे मिलना चाह रही हैं। वाह महिम मैडम, बहुत ही कमाल का काम किया है तुमने। उसने जोरदार तालियां बजाई। हाँ तो आप चलेंगे ना? मुझे तो माफ ही रखो, तुम्हारे शोहर का पता चला ना कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा शोहर बनकर गया था, तो वो बिना जुड़वा होने का लिहाज किए मेरी गर्दन काट देगा। उन्हें बताएगा कौन? जिस बात को जितना छुपाओ वो इतनी जल्दी खुलती है। माहिर बैठ प्लीज ना, मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे तो माफ ही रखो। अबे दोनों हाथ जोड़कर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद माहिम ने गुस्से से अपने पैर पकड़े और फिर जल्दी से उस तरफ गए जिस तरफ माहिर गया था। फोन रखे और पहले मेरी बात सुने। उसने वहां पर खड़े साइड से कहा जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक रोज के साथ ही व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसके ज़हन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया था कि वो साहिर होगा, क्योंकि माहिर ने भी उसी तरह की ड्रेसिंग की हुई थे। सिर्फ एक काम कह रही हूँ आपसे, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते मेरे लिए? सिर्फ यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर मेरे दोस्तों से मिलकर यह कहना है कि आप मेरे शोहर हो? कौन सा कहने से बन जाओगे? रहूंगी तो मैं इस सरू की बीवी ही ना। वैसे तो बड़ा बहन बहन करते हो, बहन के लिए काम नहीं कर सकते? मुंह बंद रखो, जब देखो उल्टा सीधा बोलती रहती हो। अब क्या कर कर आई हो? वो जो मसलसल नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, शहर की आवाज सुनकर एकदम चुप हुई। उसके इर्द गिर्द जैसे खतरे की घंटी बज रही थी। कमरे में दाखिल होती उसकी पहली नजर बैठ पर बैठी हुई हयात पर पड़ी, जो अपने दोनों हाथ अपने चेयर पर रखे हुए उसकी तरफ ही देख रहे थे। यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? हयात, मेरे कमरे से निकलो। मैं कहीं नहीं जा रही, ये मेरा भी कमरा है। धीर बनी वहीं पर बैठी रहे। बैठो यहीं, बैठो यहीं, मैं जा रहा हूँ। मोबाइल और वॉलेट ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वो कमरे से जाने लगा। जब हयात जल्दी से उठी, उसके दोनों हाथ शामिर के पेट पर बांधकर उसकी पुश्त पर अपना सर टका दिया। मैं सुबह से सोचती रही और फिर मुझे अम्मा साईं की मदद से पता चला कि आप मुझसे नाराज हैं। ये पता नहीं चला क्यों नाराज हैं, क्योंकि मैं रातों कमरे से चली गई थी, लेकिन कसम से मुझे लगा आप नींद में ये बात कह रहे हैं। उसने जल्दी से अपनी सफाई पेश की। जब उसके हाथ अपने पेट से हटाकर शामिर ने उसका रूह अपनी जानब किया। हयात, मैं चाहे कोई भी बात जागते में कहूँ या सोते में, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। सब मेरे साथ मजाक करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, ना ही मुझे बुरा लगता है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरी हर बात को अहमियत दे। मैं आइंदा याद रखूंगी, आप बस नाराज मत होना। उसके कहने पर शामिर ने मुस्कुराते उसको देखा। उसके लबों पर झुक गया। सुबह से इसी चीज की तो वो इतना मिस कर रहा था। नहीं होऊंगा मैं नाराज, लेकिन आज की पूरी रात में मेरी यहाँ पर तुम्हें यहाँ मेरी बाहों में सोना होगा और तुम इनकार नहीं करोगे। सिर्फ एक रात शामिर। हयात ने अपनी एक उंगली उठाई जिस पर शामिर ने अपने लब रख दिए। रुखसत से पहले पूरी कोशिश होगी, बस ये एक रात, और उससे ज्यादा भी होगी तो क्या होगा? सलाह ही तो रहा हूं ना, कौन सा मैं तुम्हारे साथ? शामिर। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही हयात ने अपना हाथ उसके लबों पर रखा, जिस पर शामिर ने उसका हाथ अपने लबों से हटाया। उसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रखकर उसने सीने से लगा लिया। क्या कर कर आई हो तुम माहिम? साहिर ने मुश्किल की निगाहों से उसको देखा, जबकि उसकी बात का बिना कोई जवाब दिया वो मुड़कर भागने लगे। जब बेध्यानी में सर वहां पर लगे प्लेट से टकरा गया। सर एकदम जैसे घूम गया और उससे पहले कि वह चकराते सर के साथ जमीन पर गिरती, साहिर ने उसको पकड़ चुका था। बेवकूफ लड़की, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? उसे गुस्से से घूरते हुए वो उसका माथा सिलाने लगा, जो लाल हो चुका था, जबकि माहिम अब बस रोए जा रहे थे। किस किस चीज के लिए पता नहीं। मायर को राजी नहीं कर सकी, साइड के सामने उल्टा सीधा बोल दिया और अब उसके सामने सर पिलर में ठक गया। ज्यादा जोर से लग गई। माहिम को रोता देखकर उसका लहजा नरम हुआ, लेकिन वो बिना उसकी बात का जवाब दिए वहां से भागे, जिस पर शायद गहरा सांस लेकर आ गया। उसे पता था माहिम सिर्फ उसके सवाल से बचने के लिए भागी थी। वो शायद उसे सही बात बताती भी नहीं। सही बात उसे सिर्फ माहिर से पता चल सकती थी। मैं जानता हूँ मुझ पर हमला तुम नहीं करवाया। उस सिरम ने संची से दूसरी तरफ मौजूद आसफ लगारी से कहा, जिस पर उसने कहका लगाया। तुम
बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो उसीरम खान। मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं है आसिफ। मैं जानता हूँ तुम मुझे मारना चाहते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरे माँ बाप को मारा था। तुम्हारे बाप ने मेरी जगह ली थी। मेरे बाप को वही जगह मिली थी जिसके वो लायक था। तुम उसी जगह के लायक नहीं थे। अगर होते तो लोग तुम्हारा साथ देते, ना कि मेरे बाप का। पुरानी बातों का वध क्या, छोड़ो इन बातों को। मैं इन बातों में रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी का कहो, तुम क्या करोगे? मुझे बिना किसी सबूत के जेल भिजवाओगे? मैं तुम्हें जेल भिजवा कर क्या करूंगा? थोड़े दिन में तुम फिर मुझे बाहर नजर आओगे। मैं तुम्हें सजा दूंगा, खुद अपने हाथों से तुम्हारा कत्ल करूंगा। उसीरम के लहजे में उस शख्स के लिए बेइंतहा नफरत थी। उस शख्स ने उसके माँ बाप को उसे छीन लिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके घटिया कारनामे उसका बाप दुनिया के सामने ले आया था। तुम कल के आए बच्ची हो उसीरम, मुझसे मुकाबला नहीं कर सकोगे। लाख कोशिश की तुमने मेरी जगह पर आने की, लेकिन देख लो, इस काल के आए बच्चे ने तुम्हें हरा दिया। उसकी बात सुनकर जैसे दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने जैसे तन बदन में आग लागे थे, तभी उसने मजीद कुछ सुने बगैर जल्दी से कॉल काट दी। जरियाम, आप छोड़ो मुझे। अपनी जगह से उठकर वो जाने लगे। जब जरियाम ने उसे वापस अपने करीब का लिया, कहाँ जा रही हो? मुझे भूख लग रही है। पर मेरी भूख अभी नहीं मिटी है। उसे अपने बेहद करीब करके जरियाम ने बेबाकी से कहा, प्लीज जरियाम, छोड़ो मुझे, मैं थक गई हूँ। 2 घंटे 2 घंटे में ही तुम्हारा ये हाल हो गया। उसके कहने पर हुरैब के चेहरे की सुर्खी मजीद गहरी हुई। बिना मजीद कुछ भी किए हुए उसने अपने चेहरे पर कमर डाल लिया, क्योंकि जब तक जरियाम की इजाजत नहीं होनी थी तब तक उसने हुरैब को वहां से उठने नहीं देना था। जरियाम ने उसके चेहरे पर से कमर हटाया और बिना कुछ किए हुए उसके लबों पर झुक गया। मुश्किलों से ही जरियाम ने उसकी जान छोड़ दी और फ्रेश होते ही वह सबसे पहले किचन में आई, क्योंकि भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था। जरियाम सारे मुलाजमों को यहाँ से भेज चुका था। बाहर बस गार्ड्स वगैरह खड़े थे, जबकि घर में सिर्फ वो दोनों मौजूद थे। उसने फ्रिज खोला। खाना तो कुछ बनाना नहीं आता था, इसलिए फ्रूट निकालकर टेबल पर रखे और आदत के मुताबिक बिना धोए हुए और काटे खाने लगे। इस घर में घर के अफराद सिर्फ जरूरत के तहत या किसी काम की वजह से ही रुकते थे, इसलिए हाली फ्रिज जब भी चीजों से भरता था जब कोई फर्द यहाँ पर रहने आता। जरियाम किचन में दाल हुआ और पहली नजर कुर्सी पर बैठी हुई अपनी बीवी पर गई, जो कुर्सी पर आलती पालती मारे पे बैठी सेब खा रहे थे। जरियाम उसका सामान ऐना के घर से मंगवा चुका था, इसलिए इस वक्त उसने अपना ही लाइट ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। गीले बाल पीछे की तरफ डाले हुए थे और एक कांधे पर दुपट्टा लापरवाही से डाला था। हुरैब, काट कर खाओ, मेरे को ऐसे ही आदत है। उसके कहने पर अपना सर नफी में हिलाकर उसने प्लेट और छुरी निकाली और वहां पर रखे फ्रूट्स को पानी से धोकर सफाई से काटने लगा। सेब खत्म करके हुरैब उसका काटा हुआ फ्रूट खाने लगी। कुछ टुकड़े उसके मुंह में डाल देती और बाकी का होद खा जाती। हुरैब, एक बात कहूँ? हाँ? जहां तक मैंने तुम्हें देखा खाती तुम सब कुछ हो तो, लेकिन ताकत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। उसके कहने पर हुरैब जल्दी जल्दी अपना मुंह चलाने लगी ताकि उसे इस बात का जवाब दे सके जो बड़े हुए मुंह से वो दे ना सकी थी। बहुत ताकत है मुझ में। तुमने जरियाम ने उसको टोका। हाँ, तुमने अभी मेरी ताकत देखी नहीं है। मेरे इन प्यारे बड़े लम्हों में देख चुका हूँ मैं तुम्हारी ताकत। 1 घंटे में ही बेहाल हो जाती हो, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें जल्दी छोड़ना। उसकी बात सुनते ही हुरैब ने जल्दी से स्ट्रॉबेरी उसके मुंह में डाल दी। खुद भी खाओ और मेरे को भी सुकून से खाने दो। उसने बिना नजरें मिलाए हुए कहा और फिर से अपना मुंह चलाने लगी। मैं तो उसे अच्छा भला शरीफ इंसान समझती थी, लेकिन ये आदमी तो इमरान हाशमी का भाई निकला। ये बात वो सिर्फ दिल में ही कह सकी।